एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा। ओके तो आप सभी का स्वागत है आज के केबीसी सीरीज में। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये केबीएस, यूपीएससी एंड एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सीरीज है और मैं बहुत ही डीपली आप सभी के साथ डिस्कस करता हूँ। सभी को गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। और हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा ये होगा, आवाज जा रही है सभी लोग आप बता दो एक बार कि आवाज जा रही है मेरी। गुड इवनिंग अंजलि, सविता, नूरजहां, क्रेजी वाइन, नीतीश, सभी को गुड इवनिंग। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री से मैंने लिया है। व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड? आपको ये बताना है। ओके शिवांगी, आपको ये बताना है कि हमारे देश में सेंसस तो काफी समय से हो रहा है, ब्रिटिश काल से हो रहा है। विनय सिंह गुड इवनिंग। तो आपको बताना है सबसे पहले अच्छे से पूरी तरीके से कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1872, 1881, 1891 एंड 1951। ओके रश्मि, सभी लोग आंसर दो इसका। सभी लोग कमेंट में आंसर देते हो, तब तक मैं बता दूं ये होता क्या है, सेंसस होता क्या है। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन, हमारे किसी भी देश की पॉपुलेशन को काउंट करना और बताना। जी बिल्कुल, विनय सिंह बिल्कुल सही आंसर है। 1872 नहीं, और बाकी लोग भी आंसर दो, तब तक मैं इसको बताऊंगा। और बाकी लोग भी आंसर दीजिए। 1881 रेखा। तो सबसे पहला जो सेंसस हुआ था लॉर्ड मायो के समय हुआ था। लॉर्ड मायो को आप लोग जानते होंगे, अपने देश में गवर्नर जनरल होते थे जो ब्रिटिश की तरफ से आते थे हर 5 साल पे, जो भी उनका टेन्योर होता था। तो इनके समय पर जो सेंसस हुआ था वो अच्छे से नहीं हुआ था, सभी पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया गया था। फिर इनके बाद एक और आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जब आते हैं तो इनके समय हुआ था सेंसस, और ये बहुत ही अच्छे से हुआ था, कंप्लीट सेंसस बोलते इसे, और ये हुआ था 1881 में। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो सेंसस तो लगातार चलता आ रहा है, और 1881 में जब हुआ था इसके बाद हर 10 साल पे सेंसस होता आ रहा है। सेंसस के बारे में कुछ हम और फैक्ट जानेंगे, क्योंकि सेंसस ऐसा टॉपिक है, भारत का अगर कोई भी एग्जाम होता हो वहां पर सेंसस से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सेंसस की हिस्ट्री हम समझेंगे इस फैक्ट के थ्रू। सब आपको मैंने बता दिया है कि 1872 में शुरू होता है सेंसस, और इसके बाद जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारे देश की होम मिनिस्ट्री है वो सेंसस को कंडक्ट करवाती है। जो लास्ट सेंसस हुआ था अभी रिसेंटली, जो अभी 2011 का सेंसस हुआ था, और 2011 के बाद 2021 में सेंसस होने वाला था। पर आप सभी को पता है हमारे देश में एक पैंडमिक आया था, ग्लोबल पैंडमिक, और इसकी वजह से ये डिले हो गया और 2021 का सेंसस नहीं हो पाया। तो हम 2011, जब तक 2021 का सेंसस नहीं आ रहा है सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2011 के सेंसस से। तो 2011 का सेंसस जो इस बार का हुआ ये 15वां सेंसस है, मतलब जब से हो रहा है अब तक का 15th है, और आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद ये 7वां है। अगर हम देखें हमारे देश का पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है, जिसमें से 62 करोड़ जो है ये मेल है और 58 करोड़ जो है वो फीमेल है। अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो हमारे देश का सेक्स रेशियो है 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं, 1000 मेल पे 943 फीमेल हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेक्स रेशियो सबसे अधिक जो है, सबसे अच्छा केरला का है, और सबसे खराब जो है वो है हरियाणा का। पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करेंगे
गुड इवनिंग चंचल। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है और अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। और अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत की पॉपुलेशन जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 382 है। अब हम देखेंगे डिकेडल ग्रोथ क्या होता है। डिकेडल ग्रोथ आपको नाम में ही दिख रहा होगा, हर 10 साल पे कितना ग्रोथ हुआ है, तो 17% का ग्रोथ हो रहा है हर 10 साल पे। इसके बाद एक और सेंसस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन बना करता है और वो है लिटरेसी रेट। और लिटरेसी रेट में भी केरला नंबर 1 पे है और सबसे बेकार जो स्थिति है वो इस समय बिहार का है। और पूरे भारत का लिटरेसी रेट जो है वो 73% है। तो हमने आज सेंसस के बारे में इतना फैक्ट देखा और जो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन बनता है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो हमने इतना कुछ, जी बिल्कुल सही है, 2011 में हुआ था। ओके, तो सेंसस के बारे में हमने इतना कुछ डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन जो है, कुछ हम देखेंगे लॉर्ड मायो के बारे में और लॉर्ड रिपन के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। क्योंकि लॉर्ड मायो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक लौता गवर्नर जनरल है जिसकी डेथ हो गई थी। और इसकी डेथ कैसे हो गई थी? इसका मर्डर किया था एक कैदी ने इसको मार दिया था। इसलिए लॉर्ड मायो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लॉर्ड मायो ने कुछ बहुत अच्छे काम भी किए थे, जैसे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया था। मतलब उस समय क्या होता था, 2 तरह से गवर्नमेंट चलता था, एक सेंट्रल एक प्रोविंस। तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल काम जो बजट बनाने का काम है वो प्रोविंस को दे दिया। इसके समय में ही पहला सेंसस हुआ था और इसके बाद इसने एक राजकोट कॉलेज बनवाया था और इसके समय में स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था। इसके बाद लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे। इसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये पूछता भी है कि यूपीएससी का फादर कौन है। तो यूपीएससी का फादर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा और जब पूछेगा फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ये हो जाएंगे लॉर्ड रिपन। इनके समय में 2 एक्ट आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट। अपने देश का इतना बुरा हाल था, छोटे बच्चों से औरतों से फैक्ट्री में काम कराया जाता था, कोई समय नहीं था, मतलब कभी छुट्टी भी नहीं। तो ये जब आए तो इन्होंने कुछ रूल को और आसान बनाया। हफ्ते में 1 दिन का, महीने में 4 दिन का छुट्टी शुरू किया, कुछ टाइम निर्धारित किया। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया। इन्होंने हंटर कमीशन भी बनाया था। हंटर कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया था ये क्यों बना था। जो उससे डिस्पैच आया था जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, और एक कब आया था, 1855 की बात है। तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर कमीशन बैठाया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक केस पूछ लेता, एल्बर्ट कंट्रोवर्सी बिल। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी पूछ लेता कि ये किस गवर्नर जनरल से रिलेटेड है, तो ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, लॉर्ड रिपन से। ये हल्का सा इसके बारे में बता दूं, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या था। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये था कि भारत में देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स भी रहते थे और इंडियंस भी रहते थे। तो इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने क्या एक परमिशन किया कि उस समय ये लोग कहते थे कि जो ब्रिटिशर्स अगर उनको सजा सुनाना है तो सिर्फ ब्रिटिश का ही जज उन्हें सजा सुनाएगा। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, अगर इंडियन का भी अगर कोई जज है, हायर पोस्ट पे है, तो वो ब्रिटिशर्स को भी सजा सुना सकता है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हुआ ब्रिटेन में, इंडिया में, और इस तरीके से इसको इन्हें वापस लेना पड़ा और इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। तो इस तरीके से देखा तो लॉर्ड रिपन बहुत अच्छे थे सभी गवर्नर जनरल में। और इसके बाद तो इतना कुछ था इनके बारे में। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे और इसका आंसर दो आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने पॉलिटी से लिया है। अभी वर्तमान में कितने अनुसूची है हमारे संविधान में? आपके ऑप्शन है 7, 8, 11 एंड 12। हमारे संविधान में वर्तमान में कितने शेड्यूल हैं? देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसका बेसिक नॉलेज है तो आधा क्वेश्चन तो वैसे हो जाता है।
जब बात पॉलिटी की आती है तो पॉलिटी में संविधान का कुछ बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे संविधान कब बन के तैयार हुआ, कब फोर्स में आया, जब संविधान फोर्स में आया था उसमें कितने आर्टिकल थे, कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे, उस समय अनुसूची कितने थे और अभी कितने अनुसूची हैं, शेड्यूल है, पार्ट है। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय टोटल 8 अनुसूची था हमारे संविधान में। अभी के समय में सभी का सही आंसर जा रहा है, अभी 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। इन 12 को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 12 अनुसूची में जो सबसे पहला अनुसूची है, फर्स्ट शेड्यूल जो है वो यूनियन एंड इट्स स्टेट की बात करता है। मतलब कि हमारा देश जो इसमें 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में बात करता है। दूसरा शेड्यूल जो बात करता है इन्वॉल्वमेंट अलाउंस प्रिविलेज की बात करता है। जो भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है, मतलब जो कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज, उनकी सैलरी वगैरह के बारे में बात करता है। जो तीसरा शेड्यूल है ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है, मतलब शपथ की बात करता है। चौथा शेड्यूल जो है ये राज्यसभा में सीट की बात करता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। आप सभी को पता है राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और जो इसका चेयरमैन होता है हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है। पांचवा शेड्यूल जो है ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है और जो छठा है ये AMTM स्टेट के बारे में बात करता है। AMTM क्या होता है? AMTM आप देख सकते हो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। इसके बाद जो 8वां 7th शेड्यूल है, ये 7th शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमारा देश बना था तो टोटल 3 लिस्ट थे हमारे संविधान में। 3 लिस्ट क्या होते हैं? एक स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? जिसमें दोनों कानून होते हैं। तो ये 7th शेड्यूल में ये बात किया गया है। इसके बाद 8वां शेड्यूल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां शेड्यूल में किसकी बात होती है? लैंग्वेज की बात होती है। हमारे संविधान में इस समय अगर संविधान में देखें तो 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में, लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसमें टोटल 14 लैंग्वेज थे। जब संविधान बना था उसमें 14 लैंग्वेज थे, लेकिन आज के समय में 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में। और ये सारे लैंग्वेज आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे है और PPT में आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इतने सारे लैंग्वेज है। अब ये तो ओरिजिनल संविधान में थे। इसके बाद जो आता है नवा शेड्यूल, 10वां शेड्यूल, 11वां शेड्यूल और 12वां शेड्यूल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बाद में ऐड किया गया है, अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया है। अब हम हल्का सा स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि अगर हमारे संविधान में कुछ भी ऐड होता है तो जरूर कुछ कमियां होंगी। हमें फंडामेंटल राइट मिला था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे डिलीट किया गया था। 44th अमेंडमेंट से डिलीट किया गया था। तो 9th शेड्यूल जो ऐड हुआ था 1951 में और पहले अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल ऐड हुआ था। एक्चुअली जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना था, विकास करना था। तो दिक्कत ये आ रहा था, सपोज करो कि ये किसी का घर है, इस तरीके से लोगों ने घर बनाया है। अब क्या था, गवर्नमेंट को ऐसे सीधी रोड बनवानी थी। अब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे, क्योंकि फंडामेंटल राइट है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो बीच में घर आ जा रहा था, कोई अपना घर नहीं देना चाहता है, तो लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस आ गए कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाना पड़ा और एक नया शेड्यूल ऐड किया फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, और ये है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 10वां शेड्यूल। 10वां शेड्यूल के पीछे स्टोरी क्या था? आया राम गया राम। एक पॉलिटिशियन थे, वो एक दिन में 3 पार्टी को चेंज किया अपने फायदे के लिए। तो इसलिए 10th शेड्यूल आया, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये 52 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, 52वां अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1985 में। इसके बाद जो 11वां और 12वां शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी का सपना ये था कि हमारे देश में, हमारा देश जो होना चाहिए डिसेंट्रलाइज, मतलब गांव का विकास होना चाहिए। सारा पावर जो, मतलब उनका ये मानना था कि डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए हमारे देश में।
तो गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायत हो और म्युनिसिपैलिटी हो। तो फिर इससे ऐड किया गया था 1992 में ऐड किया गया था 73 अमेंडमेंट से और 74 अमेंडमेंट से। 11 शेड्यूल में देखा जाए तो 19 मैटर है, सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है और म्युनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट है। तो हमने कितना देखा, टोटल हमने देख लिया कि हमारे संविधान में जब बन के तैयार हुआ था तो 8 अनुसूची था और इस समय कितना अनुसूची हो गया, 12। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो 395 आर्टिकल थे और इस समय आर्टिकल बढ़ता जा रहा है। आई थिंक 476 के 75 के कुछ आसपास होंगे। अगर हम देखें पार्ट की बात करें, भाग, तो हमारे संविधान में जब बना था तो उसमें 25 भाग थे और अभी हमारे संविधान में 22 भाग थे और अभी हमारे संविधान में 25 भाग है। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और इस तरीके से जो फादर कहे जाते हैं वो भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं। उन्हें फादर क्यों कहा जाता था, क्योंकि हमारा संविधान जब बनाना था तो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी और ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे और यह है मैक-मोहन रेखा किसके बीच की रेखा है। इसका आंसर आप सभी लोग दो। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान। सभी लोग आंसर दो। मैक-मोहन लाइन जो है किसके बीच, किन 2 देशों के बीच में है। तो आपको बता दूं, मैक-मोहन लाइन इस तरीके से हर देश के बीच कुछ बाउंड्री क्रिएट किया जाता है। तो ये जो है मैक-मोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर मैं पूछूं आपसे तो कमेंट बॉक्स में आंसर दो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है। जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हो, इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट और भी कुछ हो जाता है, वो भी मैं आपको दूंगा। जैसे मैक-मोहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना के बीच में है, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड लाइन जो है इंडिया अफगानिस्तान के बीच में है, और एक 38 पैरेलल लाइन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में है, और ये 49th पैरेलल लाइन जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो पूछ लेता है, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये मैंने इकोनॉमी से लिया है। सभी लोग आंसर दो, ये इकोनॉमी से मैंने क्वेश्चन लिया है। वर्तमान में भारत के मौद्रिक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमन, उर्जित पटेल, शशिकांत दास एंड नन ऑफ द अबव। तो आपको मैं बता दूं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहो। मैं आपको बता दूं मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन 2016 में लाया गया था और इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 6 में से 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर जो होंगे वो गवर्नमेंट के होंगे। इसका जो चेयरमैन होता है, आरबीआई का जो भी गवर्नर बनेगा अपने आप एमपीसी का चेयरमैन बन जाता है। जी चंचल सही आंसर है, क्रेजी वाइन सही आंसर है। तो आपने इतना देखा, शशिकांत दास, बस सिंपल सा आंसर है। और जो निर्मला सीतारमन जी है, मैंने आपको बताया था जीएसटी का जो भी चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन, ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये मैंने लिया है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये, Rio+20 कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसका आउटकम क्या है। Rio+20 का मतलब ये हुआ कि 2012 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका आउटकम क्या है। आपके ऑप्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, नेशनल डेवलपमेंट गोल एंड नेशनल लैंड रिस्टोरेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो सभी लोग। आप लोग आंसर देते रहो, तब तक मैं आपको बता दूं ये होता क्या है। Rio+20 क्या है? Rio+20 ये है, हमारा देश पहले 2 पोलर वर्ल्ड में बटा था।
क्योंकि उसमें कोल्ड वार हो रहा था, एक तरफ अमेरिका था यूएस से और एक तरफ रसिया था। फिर क्या होता है, जब रसिया का इंटीग्रेशन होता है 1991 में, तो यूनाइटेड नेशन सोचता है कुछ होना चाहिए ताकि विकास हो, जो लोग भटके भूले भटके इधर उधर, काफ़ी अपने देश में गरीबी थी, तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कराया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो 1992 में जो कॉन्फ्रेंस होता है रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था इसलिए बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। फिर इसके बाद जब ये 2012 में हुआ था, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पास हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कहते हैं एसडीजी। एसडीजी क्या है, एसडीजी में 17 टारगेट बनाया गया है और 17 टारगेट को पूरा करना है 2030 तक। इसके पहले भी यूनाइटेड नेशन ने कुछ टारगेट बनाया था जिसे कहते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और ये कब बनाया गया था, इसका टारगेट था 2001 से लेकर 2015 तक पूरा करना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस करता है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, अब हम आते हैं कुछ और इसके बारे में देखेंगे ये है क्या चीज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्सीडेड बाय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2016 में, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सब होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो आपको इतना याद रखना है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये सब किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब कुछ और हम देख लेते हैं इसके बारे में। ये 17 टारगेट है जो मैं पीपीटी के थ्रू आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे पॉवर्टी को खत्म करना 2030 तक, गरीबी को पूरी तरीके से खत्म करना है, हंगर को खत्म करना है, गुड हेल्थ होगा, गुड एजुकेशन होगा, जेंडर इक्वालिटी होगा, क्लीन वाटर, एनर्जी, इस तरीके से बहुत सारे 17 टारगेट बनाया गया है और 2030 तक इसे कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बारे में समझेंगे। एमडीजी को रिप्लेस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एमडीजी जब लागू हुआ था तो इसका टारगेट था 2001 से 2015 तक हम पूरा करेंगे, और इसमें टोटल टारगेट थे 8, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 8 टारगेट बनाए गए थे। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अब यहां से हमारा करंट अफेयर शुरू हो रहा है। इसका आंसर दो आप लोग। अभी रिसेंट में मेटे फ्रेडरिक्सन को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। बताइए आप लोग, इसका आंसर दो सभी लोग। इन्हें किस देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं इनके बारे में, ये डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। डेनमार्क किस देश में आता है? तो डेनमार्क यूरोप में आता है, और यूरोप का ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो ये डेनमार्क है, नॉर्थ सी के पास। अब हम आते हैं डेनमार्क के बाद अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन मैंने लिया है स्पोर्ट्स से, और आपको इसका आंसर देना है। Which of the following country will host the फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप 2023? जो तो सविता नहीं, इसका आंसर डेनमार्क होगा। इसका आंसर आप लोग दो। जो 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप हो रहा है ये किस देश में होगा? अर्जेंटीना, मोरक्को, क्रोएशिया एंड फ्रांस। आपके ऑप्शन है, आप लोग जल्दी आंसर दो इसका। 2023 का फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप कहाँ होगा? जी, खुशबू सही है, कोपेनहेगन कैपिटल है उसका। और आप सभी को पता होगा यूरोप की जो नॉर्थ वाले देश होते हैं वो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमेशा ऊपर रहती हैं। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, लोग खुश ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट ऑफ जो इंडेक्स आप देखोगे उनका जो पोजीशन होगा ऊपर ही रहेगा। तो इसका आंसर दो आप सभी लोग। किस देश में हुआ है? तो ये मोरक्को है, और मोरक्को जो है इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। और मोरक्को एक अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका के बारे में आपको बता दूं, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां से तीनों लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
एंड इक्वेटर, तीनों लाइन अफ्रीका से पास करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन ऐसा कंटिनेंट है जहां से तीनों लाइन पास करता है। और ये मोरक्को आप यहाँ पे देख सकते हो। मोरक्को के ऊपर आप देखोगे मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो है उसके ऊपर जो है वो अब यूरोप है। आपको पता होगा हमारे यहाँ जो विंटर में बारिश होती है, इसे वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस कहते हैं, वो यहाँ से मानसून जाता है, तब इंडिया के नॉर्थ में दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती है, बारिश होता है। जी बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हो। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आज के करंट अफेयर का। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है करंट अफेयर से। सेला पास टनल, अभी ये न्यूज में था, बीआरओ के द्वारा बनाया जा रहा है। किस स्टेट में बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर दो आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। तब तक मैं आपको टनल के बारे में बता दूं, टनल होता क्या है। टनल आप देखे होंगे, जो भी लद्दाख हो गया, जो भी बर्फीले जगह है, या जो भी ऐसे स्टेट है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे टनल बनाया जाता है ताकि लोग आसानी से आ जा सके। बर्फ गिरता है तो आने जाने में दिक्कत होता है। जी बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो। विनज जी ने दिया है अरुणाचल प्रदेश, और ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको मैप के थ्रू मैं दिखाऊंगा ये कहाँ पे है। तो आपको दिख रहा होगा, ये भूटान आपको दिख रहा है, भूटान के बगल में ये आपको अरुणाचल प्रदेश के दिख रहा है, और ये नीचे आसाम है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है? तो आसाम के गुवाहाटी से लेके अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक ये टनल बनाया जा रहा है, और ये 3000 मीटर का है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे मैप के थ्रू आपको दिख रहा होगा, ये भूटान के बगल से यहाँ तक है, आसाम तक। अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आप सभी लोग दो। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम। एक स्कीम अभी किसी स्टेट ने लॉन्च किया है। आप सभी लोग आंसर दो। आप ये मत सोचो कि आपके आंसर गलत होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जब तक आंसर नहीं करोगे आपको भी मजा नहीं आएगा, सेशन इंटरेक्टिव नहीं बनेगा। तो आप लोग आंसर दो, स्पीड में आंसर दो सभी लोग, और इसका आंसर दो, कुछ भी करो, गेस लगा के भी दो। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च किया है? केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। जल्दी से आंसर दो सभी लोग। किस स्टेट ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम को लॉन्च किया है? तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। क्यों ये लॉन्च किया गया है? क्योंकि एजुकेशन को, लोग बुक को रीड करें, उसको और प्रमोट करना चाहता था। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च किया है ये स्कीम, और ये स्कीम है फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी स्कीम। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग आंसर देते रहो, सही गलत तो होता रहेगा। और आते हैं आज का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है, और सबसे आसान क्वेश्चन है। आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर तो सभी को देना चाहिए। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। डूरंड कप का संबंध किससे है? सभी लोग स्पीड में आंसर दो, क्योंकि ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। और आप सबसे मैं बता दूं, जब भी वीडियो एंड होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा, और आज भी आप लोग बताइए कि आज का क्लास कैसा रहा, कितना आपके लिए उपयोगी रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। जी, ये आंसर तो मुझे लगता है सबका सही होगा, और ये फुटबॉल हो जाएगा। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ओके, तो थैंक यू आज के इस सेशन के लिए। आप देख सकते हो, कुछ और इसके बारे में बता दूं, डूरंड कप का ये एक प्रकार से देखा जाए तो डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है। ये हर साल होता है, और शुरुआत इसका हुआ था 1888 में। 1888 में शिमला में इसकी शुरुआत हुआ था। ओके, आपको बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं तो 1888 में क्या हो रहा था अपने देश में, तो कोई बता सकता है? आप सभी को पता है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, और 1888 में पहली बार जो कांग्रेस के मुस्लिम
लीडर बने थे, जो चेयरमैन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। और एक चीज और बता दूं, इसके आज के दिन, आज 9 जनवरी है, आज 9 जनवरी है और आज के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी आज ही के दिन 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ओके, थैंक यू खुशबू, चंचल, विनय। ओके, तो थैंक यू आज के लिए, और कल के लिए आप सभी रेडी रहना, कल और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, थैंक यू।